तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। तो मैं वैसे तो फेस कैम शूट करता नहीं हूँ, लेकिन जब कुछ बताना होता है तो फेस कैम छोटा सा शूट करता हूँ। तो आज जो है वो मेरा बर्थडे है, तो बहुत लोगों ने जो है वो रात को विश किया, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं दे पाया क्योंकि बहुत आलसी आदमी हूँ, मैं खुद सो गया था। तो एक साथ मैं सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी मुझे विश किया। एंड साथ में आज वैसे तो मैं बर्थडे को सेलिब्रेट करता नहीं हूँ, लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा खुशी का माहौल है आज मेरे दिल में, क्योंकि आज जो है चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे होगे तो हो सकता है कि हो गए हों कंप्लीट, या फिर कुछ सब्सक्राइबर रह रहे हों, तो हो जाएंगे जल्दी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना सपोर्ट जो है, अपना प्यार जो है वो ऐसे ही बना कर रखेंगे, और जल्द ही हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे 3,000 हो गए तो 10,000 भी जल्दी ही हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि 1,00,000 भी पूरे हो जाएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ा जो वो है टारगेट है, लेकिन मेरा सपना वही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरा हो जाएगा, आज नहीं तो कल तो। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। संदीप एक फॉरेस्ट ऑफिसर था जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से उसके ऑफिस का फ़ोन बजा। और जैसे ही फ़ोन बजा, फ़ोन बजते ही संदीप ने फ़ोन को उठाया, और जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तो कहा, हेलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तभी सामने से आवाज़ आई, हेलो, मैं इंस्पेक्टर रवि बोल रहा हूँ। आपके डिपार्टमेंट से थोड़ी दूर एक गांव में मुझे कुछ लाशें मिली हैं जानवरों की। किसी इंसान का काम नहीं है, कोई जानवर है जो कि गांव में घुस आया है शायद से। आप जल्दी आ जाइए। कुछ ही देर बाद जब वो उस गांव में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि वहां भीड़ लगी हुई है, और भीड़ में अंदर घुसते हुए जब वो मेन जगह पर पहुंचा तो उसकी आंखें खौफ से बाहर आ गई, क्योंकि वहां ज़मीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। जानवरों की लाशें वहां पड़ी हुई थी, और एक नहीं बल्कि दर्जनों जानवरों के चीथड़े पड़े हुए थे, जिसे देखकर एक बार के लिए संदीप भी थोड़ा सा सहम गया कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर आ गया इस गांव में जिसने इतनी तबाही मचा रखी है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तो आप ही हैं? मैं इंस्पेक्टर रवि हूँ, मैंने ही आपको कॉल किया था। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर हैं ना? जिसके जवाब में संदीप ने हाँ में सर हिलाया, और फिर उससे पुलिस वाले ने पूछा, अच्छा तो बताइए, आपको क्या लगता है किस जानवर का काम हो सकता है ये? और फिर उस संदीप ने कहा, अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन इतनी बुरी तरह से चीर फाड़ की है, भेड़ियों का काम हो सकता है। यहाँ से दूर तकरीबन 4 किलोमीटर एक जंगल है, वहाँ से भेड़िए आ सकते हैं यहाँ पे रात के वक्त। और फिर इंस्पेक्टर रवि ने कहा, अच्छा तो आपके कहने का मतलब ये सब भेड़ियों का काम है ना? तो अब क्या करेंगे आप? और फिर संदीप ने कहा, करना क्या है, अब रात को पेट्रोलिंग करेंगे यहाँ पर, और कोई भेड़िया आया तो उसे पकड़ लिया जाएगा। और फिर उस पुलिस वाले ने हाँ में सर हिलाया, और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन सारे भेड़ियों को पकड़ लेंगे, ऑल द बेस्ट। और ये कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से चला गया। लेकिन संदीप के दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही थी, हर कोई संदीप की शक्ल देख रहा था। तभी संदीप ने कहा, अच्छा मुझे एक बात बताइए, सारे जानवर किसके थे? और फिर एक बूढ़ा आदमी भीड़ से बाहर निकला, और उस बूढ़े आदमी ने कहा, साहब मेरे थे, ये सारे जानवर मेरे थे। और फिर संदीप ने कहा, अच्छा तो ये सारे जानवर आपके थे?
तो ये खुले में थे, आपने कहाँ रखा था इनको? और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, साहब मेरे घर के बगल में ही एक मैंने छोटी सी झोपड़ी बना रखी है, उसी में ताला मार के रखा हुआ था इनको। लेकिन सुबह आके देखा तो ताला टूटा हुआ था। हर तरफ मैंने ढूंढा, कहीं मुझे मेरे जानवर नहीं मिले। लेकिन जब लोगों ने मुझे बताया तो मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा मेरे जानवर यहाँ पर मरे पड़े हैं। और फिर जब ये बात सुनी संदीप ने तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा, आपने ताला भी लगा रखा था? जिसके जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ साहब मैंने ताला भी लगा रखा था। और संदीप ने जब ये बात सुनी तो उसके दिमाग में कई सारे सवाल उठने लगे कि अगर भेड़ियों का झुंड होगा तो वो ताला थोड़ी खोल पाएगा, हो ना हो कुछ और भी है जो कि अभी छुपा हुआ है। संदीप अपना दिमाग लगा ही रहा था। उसने अपने साथ वाले ऑफिसर से कहा, डिपार्टमेंट में कॉल करो, एक टीम तैयार करो, हम रात भर यहाँ पेट्रोलिंग करेंगे, गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और ये कहकर संदीप ने उस बूढ़े आदमी से कहा, बाबा आप परेशान ना होइए, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि आपको मुआवजा दिया जाए, आप घबराइए मत। और ये कहकर संदीप और उसका जो साथ का ऑफिसर था वो वहाँ से चले गए। और फिर पूरे दिन सोचने के बाद जब शाम होने का वक्त आया, संदीप अपनी पूरी टीम लेकर वहाँ गांव में पहुँचा। और गांव में पहुँचने के बाद उसके साथियों ने कहा, सर हम गांव में तो पहुँच गए, लेकिन अब हमें आगे करना क्या है? जिसके जवाब में संदीप ने कहा, सिंपल सी बात है, जो जंगल है जहाँ से भेड़िए आएंगे, उस जंगल का और इस गांव का एक ही रास्ता है, और वहीं हमें पहरा देना है। और फिर एक साथी ने कहा, सर एक रास्ता और है जो कि जंगल से यहाँ तक आता है, लेकिन वो रास्ता बहुत कच्चा है। और फिर संदीप ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। एक काम करो, तुम जितने हो वो उस मेन वाले पे चले जाओ, वो जो मेन रास्ता है ना जो कि जंगल से यहाँ आता है, वहाँ पहरा दो। मैं जा रहा हूँ वहाँ जिस रास्ते के बारे में तुम बता रहे हो, क्योंकि अगर वो कच्चा रास्ता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो भेड़िए वहीं से आएंगे गांव की तरफ। और फिर संदीप के साथियों ने संदीप से कहा, सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर वो पूरा झुंड आ गया वहाँ पर और आप पर हमला कर दिया तो? और फिर संदीप ने कहा, अरे घबराने की बात नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, तुम जाओ उस रास्ते पे, मैं देख लूँगा। और फिर संदीप ने आसमान में देखते हुए कहा, हाँ शायद मैं जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है। और फिर उनके साथियों ने संदीप से कहा, आपके कहने का मतलब क्या है सर? और फिर संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ उस रास्ते पे। और फिर संदीप के कहने पे वो सारे ऑफिसर्स उस रास्ते के लिए निकल पड़े। और संदीप बंदूक लेकर वहाँ उस कच्चे रास्ते पर चला गया और वहाँ पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रात होती गई। रात के तकरीबन 11 बजे संदीप जब रास्ते की पहरेदारी कर रहा था तभी उसे आवाज़ सुनाई दी। और आवाज़ सुनते ही उसके कान जो है वो खड़े हो गए। एक भेड़िए की आवाज़ उसे आ रही थी और वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी थी। संदीप ने अपनी बंदूक को उठाया और सामने की ओर उसे पॉइंट कर दिया और आसपास नज़र घुमाने लगा। तभी अचानक से एक भेड़िए ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उसने संदीप के ऊपर हमला कर दिया। संदीप के हाथ से उसकी बंदूक छूट गई और
थोड़ी सी दूर जाके गिरी, लेकिन किस्मत से संदीप के जो शूज़ थे उसमें उसने एक नाइफ छुपा रखा था। बिना किसी देरी किए उसने नाइफ को निकाला और उसे भेड़िए के अंदर घुसा दिया, जिसकी वजह से वो भेड़िया वहीं पर चिल्लाने लगा और उसने संदीप को छोड़ दिया। लेकिन वो भेड़िया काबू से बाहर था, पागलों की तरह हमला करने की कोशिश कर रहा था। संदीप के पास कोई और रास्ता नहीं था। संदीप ने अपनी गन को उठाया और उसे भेड़िए के ऊपर पॉइंट करके उसे शूट करने ही वाला था। तभी अचानक से संदीप को एक और आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी कि संदीप को अपने कान बंद करने पड़े। और संदीप ने देखा कि एक 8 फुट का भेड़िया मानव भागता हुआ आ रहा और उसने उस घायल भेड़िए को उठाया और उसे वहाँ से लेकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। और वहाँ एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और ये कहकर वो भेड़िया मानव वहां से गायब हो गया। संदीप घायल हो गया था और वो उसी अंधेरे में देख रहा था कहीं वो भेड़िया मानव वापस तो नहीं आ रहा। उसके चेहरे पे एक अजीब सी हंसी थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो कि कुछ और बयां कर रही थी। संदीप काफ़ी ज़्यादा घायल था। उसने जैसे तैसे रात बिताई और जब सुबह सुबह उसके साथी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने संदीप को घायल हालत में देखा और संदीप से कहा, सर क्या भेड़ियों ने आप पर हमला किया था? जिसके जवाब में संदीप ने हाँ में सर हिलाया। और फिर उसके साथियों ने उससे कहा, अरे सर आपने हमें बुलाया क्यों नहीं? आपको तो बहुत चोट लगी है, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? जिसके जवाब में संदीप ने कहा, हो सकता था वो वापस आ जाए, इसलिए मुझे लगा कि जाना ठीक नहीं है। अब जा रहा हूँ हॉस्पिटल, ठीक हो जाएगा सब कुछ। संदीप हंस रहा था और सारे जो साथी ऑफिसर थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि संदीप इतना घायल होने के बावजूद भी इतना खुश क्यों है। और फिर संदीप हॉस्पिटल में गया और उसका इलाज हुआ, उसके ज़ख्मों पे पट्टी की गई। और फिर जब वो आराम कर रहा था तभी उससे मिलने के लिए कोई और आया। और जब कोई मिलने के लिए आया तो संदीप ने उसे अंदर आने के लिए कहा। और जैसे ही वो अंदर आया तो संदीप ने देखा कि वो और कोई नहीं, वही इंस्पेक्टर था जिसने संदीप को शुरुआत में कॉल करी थी। और फिर उस इंस्पेक्टर ने कहा, मानना पड़ेगा ऑफिसर आपकी हिम्मत को। मैंने सुना कि आपने अकेले ही उन भेड़ियों का सामना किया, काफ़ी ज़्यादा बहादुर हैं आप। लेकिन आपको अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी? आप अपनी फोर्स के साथ भी तो जा सकते थे। मुझे ये कुछ बात समझ नहीं आई। जिसके जवाब में संदीप ने कहा, है कुछ बातें, कुछ मकसद जो होते हैं वो अकेले ही पूरे किए जाते हैं। और फिर उस इंस्पेक्टर ने कहा, मकसद? कैसे मकसद की बात कर रहे हैं आप? और फिर संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, है कुछ मकसद, कभी फुर्सत में बताऊंगा। और फिर वो इंस्पेक्टर एक चेयर पे बैठ गया और उसने चेयर पे बैठकर कहा, हमारे पास फुर्सत ही है सर, अभी कोई काम नहीं है, आप बता ही दीजिए आखिर किस मकसद की बात कर रहे हैं आप? और ज़्यादा पूछताछ करने पर संदीप ने बताना शुरू किया, मैं एक आदिवासी परिवार से हूँ। मेरा जो परिवार था वो जंगलों में रहा करता था। हाँ, हमारा कोई कबीला वगैरह नहीं था, हम अकेले जंगल में रहते थे। काफ़ी छोटा था, उम्र ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन 13 साल थी। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते काफ़ी ज़्यादा देर हो गई। शाम के तकरीबन 7 बजे घर आया था। और जब घर आया तब देखा कि मेरे घर के जो बर्तन थे और सामान था वो बाहर पड़ा हुआ था, हर तरफ बिखरा हुआ था मेरा घर का सामान। मैं भागता हुआ अपने घर पे गया और मैंने देखा कि मेरे माँ बाप की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई है। उन मेरे माता पिता को किसी ने बुरी तरह से चीर फाड़ दिया था। वो नज़ारा मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक नज़ारा था, जिसे देखने के बाद मैं 10 मिनट तक वहीं बुत बनकर खड़ा रहा। और फिर जब मैंने देखा
अपने माता पिता की लाश को, तब मैं उस लाश के पास गया। मेरी जो जुबान थी वो हलक में अटक चुकी थी, मेरे जो आंसू थे वो आंखों में ही जम चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी आंखों के सामने क्या हुआ, और मैं आसपास देखने लगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। और तभी अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई थी, और वो आवाज़ थी एक भेड़िए की, एक भेड़िए मानव की। और तभी मुझे पता था कि वो हमला करने वाला है। मैं वहाँ से उस रात जैसे तैसे भाग आया और यहाँ शहर में आकर छोटा मोटा काम किया, नौकरी करी, और काम करते करते पढ़ाई करी, और पढ़ाई करने के बाद आज फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया। और मेरा फॉरेस्ट ऑफिसर बनने का सिर्फ एक ही मकसद है, उस भेड़िए मानव की छाती पे इतनी गोलियां मारना कि उसकी पूरी छाती गोलियों से भर जाए और मेरे माता पिता की आत्मा को शांति मिले। और जब आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया, तब वहाँ की हालत देखकर मैं समझ गया कि वो भेड़िया मानव वापस आ चुका है। वो अब वापस से आतंक मचाने वाला है। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि अब मुझे मेरा बदला मिल जाएगा। मुझे लगा था कि मैं कल रात ही उसे मार दूंगा, लेकिन वो दूसरा भेड़िया बीच में आ गया। उसने पहले मुझे घायल कर दिया। अगर मैं घायल नहीं हुआ होता तो उस भेड़िया मानव को कल ही मार देता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो बदला लेने के लिए मेरे पास आएगा, और वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। और फिर उस इंस्पेक्टर ने खड़े होकर कहा, मान गया ऑफिसर, आपके जज्बे को। अपने माता पिता के बदले के लिए आपने भेड़िए मानव से दुश्मनी मोल ली। सैल्यूट है आपको। चलिए मैं चलता हूं। उम्मीद है आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और ये कहकर वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला गया। और शाम के वक्त तक संदीप आराम करता रहा, और सीधा शाम होते ही संदीप निकल गया। पूरी जो फोर्स थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसने मना किया, लेकिन संदीप नहीं माना। संदीप ने कहा, मैं ठीक हूँ, मैं पेट्रोलिंग करने के लिए आ रहा हूँ, और जैसे कल रात हुआ था वैसे आज भी होगा। तुम सब उस मेन वाले रास्ते पे जाओ, और मैं वहीं कच्चे रास्ते पे इंतज़ार करूँगा उन भेड़ियों का, और कोई दिक्कत होगी तो मैं कॉल करूँगा तुम्हें। और फिर सारे जो ऑफिसर्स थे ना चाहते हुए भी उस मेन वाले रास्ते पर चले गए। संदीप उसी कच्चे रास्ते पर बैठा हुआ था और उस भेड़िए मानव का इंतज़ार कर रहा था। धीरे धीरे रात हुई, और तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। जब झाड़ियों में हलचल महसूस हुई, तब संदीप ने अपनी बंदूक को उस झाड़ी की तरफ पॉइंट कर दिया, और जैसे ही वो उस झाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, उस झाड़ी में से कोई निकला, और संदीप फायर करने ही वाला था, तभी उसकी ट्रिगर पे उंगली रुक गई। और संदीप ने देखा कि उस झाड़ी में से और कोई नहीं, इंस्पेक्टर रवि निकला। और इंस्पेक्टर रवि ने संदीप को देखकर कहा, अरे ऑफिसर, आप तो मुझे ही उड़ा देते। मुझे पता चला था ना कि आप इस रास्ते पर पहरेदारी कर रहे हैं। मुझे लगा कि आपके साथ मुझे होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ रहूँ, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। जिसके जवाब में संदीप ने कहा, इंस्पेक्टर, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, यहाँ बहुत खतरा है, समझा करिए। वो खूंखार आदमखोर भेड़िए आते ही होंगे। और फिर इंस्पेक्टर रवि ने कहा, ऑफिसर, मैं भी एक इंस्पेक्टर हूँ, मैंने भी बड़े बड़े खतरों का सामना किया है, समझे आप मुझे हल्के में मत लीजिए। मैं जानता हूँ वो भेड़िए बहुत खतरनाक है, लेकिन मैंने भी बहुत चीज़ों का सामना किया है, मैं हैंडल कर सकता हूँ, और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उन सारे भेड़ियों को ना वहाँ आगे की तरफ से आते हुए देखा है।
मैंने वहाँ आवाज़ें सुनी है, वो सारे वहीं पर हैं, और वो भेड़िया मानव भी। और जब संदीप ने ये बात सुनी तब उसने इंस्पेक्टर रवि से कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? और इसके जवाब में इंस्पेक्टर रवि ने हाँ में सर हिलाया। और फिर संदीप ने कहा, तो चलिए मुझे ले चलिए वहाँ पर, आपके पास गन है? और फिर इंस्पेक्टर रवि ने हाँ में सर हिलाया। फिर संदीप ने कहा, तो चलिए बिना किसी देरी करे। और इंस्पेक्टर रवि और संदीप चल पड़े उस रास्ते की तरफ। आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ी दूर आने पर संदीप को भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। और संदीप ने इंस्पेक्टर रवि से कहा, लड़ने का वक्त आ गया है, अपनी गन्स को रेडी कर लो। चारों तरफ से भेड़ियों ने संदीप को घेर लिया था। और फिर संदीप ने देखा कि इंस्पेक्टर रवि चुपचाप खड़ा है। जब संदीप ने इंस्पेक्टर रवि को चुपचाप खड़े हुए देखा तब ऑफिसर संदीप ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? आपके पास बंदूक है ना? आप निकालिए, मारे जाएंगे वरना। जिसके जवाब में उस इंस्पेक्टर ने कहा, मैं नहीं, तू मारा जाएगा। और फिर संदीप ने कहा, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको होश भी है? आप क्या बोल रहे हैं? जल्दी बंदूक निकालिए वरना दोनों मारे जाएंगे। और फिर इंस्पेक्टर रवि ने वापस से कहा, तुझे सुनाई नहीं दिया? मैं नहीं, सिर्फ तू मरेगा। को कुछ भी समझ नहीं आया। और तभी इंस्पेक्टर रवि ने कहा, बहुत बड़ी गलती हो गई, तुझे भी तेरे माँ बाप के साथ मार देना चाहिए था। तो उस रात निकल गया तो आज मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गया, तुझे उसी रात खत्म कर देना चाहिए था। और फिर संदीप ने चौंकते हुए इंस्पेक्टर रवि की तरफ देखा। और इंस्पेक्टर रवि देखते ही देखते एक आदमखोर भेड़िए में तब्दील हो गया। और आदमखोर भेड़िए में तब्दील होने के बाद उसकी हाइट 8 फुट हो गई और उसके शरीर पर घने बाल आ गए। और उसने संदीप को देखते हुए कहा, उस रात की गलती आज नहीं होगी, आज तेरी मौत पक्की है। संदीप को पता चल गया कि वो इंस्पेक्टर रवि और कोई नहीं, वही भेड़िया मानव है। और फिर संदीप ने बिना किसी देरी किए फायर करना स्टार्ट किया, लेकिन कई सारे भेड़िए थे वहाँ पर, जिसकी वजह से संदीप कमज़ोर पड़ रहा था। संदीप उन सारे भेड़ियों पे फायर कर रहा था और साथ ही साथ उस भेड़िए मानव पर भी, लेकिन उसकी गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। संदीप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था उन भेड़ियों से, वो कमज़ोर पड़ रहा था। तभी अचानक से वहाँ गोलियां चलने की आवाज़ आई और अपने साथियों को देखकर संदीप में एक नई ताकत आ गई और वो वापस से खड़े होकर उन भेड़ियों से लड़ने लगा। वो पूरा जो मैदान था, वो पूरा जो इलाका था, वो एक वॉर जोन में तब्दील हो गया। एक तरफ थे ऑफिसर्स तो दूसरी तरफ खूंखार भेड़िए मानव। दोनों में काफ़ी भयंकर लड़ाई हुई। ऑफिसर्स के पास काफ़ी एडवांस लेवल की बंदूकें थी, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा भेड़ियों को मार गिराने में। और आखिर में जब उस भेड़िए मानव ने अपने साथियों को मरते हुए देखा तब वो काबू से बाहर हो गया। तब उसने पागलों की तरह हमला कर दिया और उसने ऑफिसर्स की गाड़ी पर हमला कर दिया, लेकिन ऑफिसर्स ने हार नहीं मानी और अपनी गाड़ी से उस भेड़िए मानव को कुचलने लगे। और कई बार कुचलने के बाद वो भेड़िया मानव काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया। और फिर जब वो भेड़िया मानव अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा तब संदीप ने अपनी जो कसम थी उसे पूरा किया। संदीप ने एक के बाद एक गोली को उस भेड़िए मानव की छाती में उतार दिया और 10 मिनट तक रोता रहा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का जो मकसद था वो पूरा हो चुका था। वो भेड़िया मानव मौत के मुंह में समा चुका था। और फिर संदीप ने अपने साथियों से पूछा,
आप सभी को कैसे पता चला कि मैं यहाँ मुसीबत में हूँ? जिसके जवाब में उनके साथ संदीप के साथियों ने बताया कि अरे कुछ नहीं सर, हम जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तब हमने देखा कि इंस्पेक्टर रवि अपनी कार में घर की ओर जा रहे थे, लेकिन जब हम पेट्रोलिंग कर रहे थे तब हमारी नज़र यहाँ कच्चे रास्ते पे भी पड़ गई। तब हमने देखा कि इंस्पेक्टर रवि आपके साथ भी जा रहे थे। एक जगह दो इंसान नहीं हो सकते। हमें कुछ शक हुआ और हम आपके पीछे पीछे आ गए, और जब हम आपके पीछे पीछे आए तब हमने ये नज़ारा देखा, और फिर हम वापस से गए और अपनी कार को लेकर आए, और फिर हमने इन सारे भेड़ियों की छुट्टी कर दी। और ये बात सुन के संदीप हंसने लगा, और इसी के साथ संदीप का बदला पूरा हुआ और उस गांव को भेड़ियों से मुक्ति मिल गई और सारे खुशी खुशी रहने लगे। मार्क तकरीबन 1 महीने की छुट्टी बिताने के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस आया था। वो अपने पुराने साथियों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी अचानक से वहाँ मिलिट्री कैंप में एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें बताया गया कि एक ज़रूरी मीटिंग कुछ ही देर में होने वाली है। मार्क अपने कई साथियों के साथ उस मीटिंग में पहुंचा और वहाँ एक जनरल ने बताया कि सोल्जर्स, हमारे जो एक जनरल थे वो एक ऑपरेशन के लिए एक फोर्स को लेकर जंगलों में गए थे, लेकिन काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लापता हो गए हैं। वही नहीं, पूरी फोर्स लापता हो गई है। वो कहाँ गए किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और उन्हें ढूंढने के लिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक फोर्स जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सोल्जर समझ गए होंगे, तो अपने अपने हाथ खड़े करिए जो कि इस ऑपरेशन में जाना चाहता है। जब मार्क ने ये सारी बातें सुनी तो उसे पता लगा कि जो उसके फेवरेट जो जनरल है वो इस ऑपरेशन में गए थे और वो उस ऑपरेशन से वापस नहीं लौटे। वही नहीं, पूरी फोर्स वहाँ गायब हो गई है, और वो कहाँ गई है किसी को कुछ पता नहीं। और जब मार्क को ये पता चला तो उसने अपने हाथ को खड़ा किया और काफ़ी सोल्जर्स ने अपने हाथ को खड़ा किया, और फिर वो सारे सोल्जर्स अलग हो गए। और वहाँ जो मीटिंग में जो जनरल था उसने कहा कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि आप में से इतने लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। ये ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी उन खतरों का सामना कर पाएंगे। वो जो जंगल है वहाँ पर कई सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं और वहाँ खतरों की कोई कमी नहीं है। मैं आप सभी को, आप जितने भी सोल्जर्स उस ऑपरेशन में जा रहे हैं हमारे जनरल को लेने के लिए, मैं आप सभी को आधुनिक हथियार मुहैया कराऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और हमारे जनरल को लेकर आएंगे। तो अभी से तैयारी कर लीजिए, कल सुबह आप उस जंगल में जा रहे हैं। सारे सोल्जर्स तैयार होने लगे, अपने सामान को पैक करने लगे, और फिर तभी अचानक से फैसला लिया गया कि सुबह नहीं, रात के 2 ही बजे उस जंगल में जाया जाएगा। सारे सोल्जर्स लगभग तैयारी थे, सबने पैकिंग वगैरह कर ली थी, तो सारे सोल्जर्स निकलने के लिए तैयार हो गए। उन सबको एक प्लेन में बैठाया गया और उस जंगल के ऊपर उस प्लेन को ले जाया गया, और वहाँ से सारे सोल्जर एयर ड्रॉप हो गए। सारे सोल्जर पैराशूट के जरिए उस जंगल में उतरे और आसपास के माहौल का मुआयना लेने लगे। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था और जंगल दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना था, जो कि होता ही है लगभग। दिन के वक्त जितना जंगल खूबसूरत दिखाई देता है, रात में उतना ही ज़्यादा डरावना हो जाता है, और इस बात का अनुभव वो सारे फौजी अच्छी तरह से कर रहे थे। वो सारे धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वहाँ पर घूम रहे थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि इतने बड़े जंगल में उनके जो जनरल है वो कहाँ गए हैं। उन्हें बताया गया था कि वो सारे जो फौजी और जनरल हैं वो एक ऑपरेशन के तहत उस जंगल के सेंटर में गए थे, और जो मार्क था और जो उसके साथी थे उन्हें भी एक मैप दिया गया था, जिसके हिसाब से चलते हुए वो रात के वक्त उस जंगल के बीचों बीच पहुंच रहे थे। तभी अचानक से वहां किसी के होने की आहट उन सोल्जर्स को सुनाई दी, और जब उन्होंने आसपास देखा तो कहीं पर कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक से वहां किसी के गुर्राने की आवाज़ आई, और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि एक शेर की थी।
जब शेर की आवाज़ सबने सुनी तो सबने अपनी पोजीशंस को ले लिया और जहाँ जहाँ से शेर के हमला करने का चांस था वहाँ वहाँ अपने एम को सेट कर लिया। शेर की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उन सबको पता था कि अगर उन सोल्जर्स की नज़र इधर से उधर हटी तो वो शेर न जाने कितने फौजियों की जान ले लेगा। सब अपने अपने एम को सेट करके बैठे थे। तभी वही डर सच हो गया और शेर ने हमला कर दिया। शेर काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला और ताकतवर था, लेकिन आधुनिक हथियारों के सामने कहाँ टिकने वाला था। ना चाहते हुए भी उन सोल्जर्स को गोलियां चलानी पड़ी। उस शेर को कोई गोली तो नहीं लगी, लेकिन आवाज़ से वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और वहाँ से भाग गया। और जब वो वहाँ से भाग गया तो सारे सोल्जर्स ने चैन की सांस ली और वो अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगे। और जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक से उन्हें ज़मीन पर बंदूक मिली जो कि काफ़ी हाईटेक एडवांस थी। और जब मार्क ने उस बंदूक को देखा तो उसे पता चला कि बंदूक और किसी की नहीं, उसी की फ़ौज की है। इसका मतलब जो पहले जो टीम आई थी वो यहीं कहीं गायब हो गई है, उनके हथियार यहीं पर हैं। इसका मतलब वो भी यहीं होने चाहिए। उसने उस गन को उठा लिया और अपने साथ रख लिया। वो काफ़ी देर तक घूमते रहे और उन्हें कई सारे हथियार मिले। और जब काफ़ी ढूंढने के बाद भी जो पुरानी जो टीम थी उसका पता नहीं चला तो वो सारे जो फौजी अभी अभी आए थे वो सब अपना अपना दिमाग लगाने लगे। लेकिन तभी मार्क ने कहा, जो हमसे पहले टीम आई थी उसके पास आधुनिक हथियार थे, इसका मतलब कोई जंगली जानवर तो उन्हें नहीं मार सकता। तो क्या है ऐसा यहाँ पर? तभी एक फौजी मार्क को टोकते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता वो सब मारे गए? हाँ, कुछ भी। जिसके जवाब में मार्क ने बोला, तो तुम ही बताओ कहाँ जाएंगे फिर? हाँ, इतने जो हमारे ताकतवर फौजी थे वो सरवाइव तो कर ही सकते हैं यहाँ पर आराम से। कोई जंगली जानवर तो उन्हें मार नहीं सकता। ऐसी कोई तो चीज़ होगी यहाँ। अगर वो खो गए हैं तो अभी तक तो मिल जाने चाहिए। हमने जंगल में चप्पा चप्पा छान मारा है और यहाँ पर कोई मदद की निशानी भी नहीं है, क्योंकि हर फौजी जब फंस जाता है कहीं पे तो वो मदद के निशान बनाकर जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। इसका मतलब तो या तो वो मारे गए हैं या फिर वो किसी बड़ी मुसीबत में है। सारे फौजियों का मुंह बंद था। तभी अचानक से मार्क ने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं, चलो फिर से ढूंढते हैं। इस बार कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो सुराग मिलेगा ही। सारे फौजी खड़े हो गए और घूमने लगे और इधर उधर सर्चिंग करते हुए एक फौजी को पेड़ पे लटकी हुई एक लाश मिली, जिसे देखकर उसने बाकी फौजियों को बुलाया। जब सारे फौजी वहां पर आए तो उस लाश को देखकर सबकी आंखें बाहर सी आ गई, क्योंकि वो लाश और किसी की नहीं, उन्हीं के फौज के एक फौजी की थी जिसे काफी बुरी मौत मारा गया था। सारे फौजियों ने उस फौजी की लाश को उतारा और उसे श्रद्धांजलि दी और फिर उसे वापस मिलिट्री कैंप भेजने का फैसला किया गया। मदद बुलाकर उस जवान की लाश को मार्क और उसके साथियों ने वापस मिलिट्री कैंप के लिए भेज दिया और फिर वापस से अपने फौजियों को ढूंढने लगे। उस फौजी की लाश को देखकर इतना तो पता चल गया था कि यहाँ पर कोई बहुत खूंखार सी चीज़ है जिसने फौजी को इतनी बुरी मौत मारा है। कोई जानवर तो ऐसा कर सकता है, लेकिन वो लाश को पेड़ पे नहीं लटका सकता। वो सब सर्चिंग कर रहे थे। तभी अचानक से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। सारे फौजी वापस से तैयार हो गए, लेकिन इस बार खतरा बड़ा था, क्योंकि एक नहीं कई सारे दुश्मन आए थे और वो दुश्मन खूंखार होने के साथ साथ आदमखोर भी थे। वहाँ पर एक पूरा भेड़ियों का झुंड था, जो कि जब सोल्जर्स ने आसपास देखा तो कई सारे भेड़ियों ने उन्हें घेर रखा था और सारे भेड़ियों की आंखें चमक रही थी अंधेरे में। सारे सोल्जर्स ने अपने एम को पॉइंट कर लिया और भेड़िए उन पर हमला करे। उससे पहले ही वहां पर अंधाधुंध गोलियां चली, जिसमें कई सारे भेड़िए घायल हो गए और कई वहां से भाग गए। सोल्जर्स ने चैन की सांस ली उन भेड़ियों को भगाने के बाद।
लेकिन खतरा भी टला नहीं था। उन्हें एक बड़े से पेड़ पे से एक आवाज आई। उस पेड़ पे कुछ था और वो पेड़ अपने आप हिलने लगा, जिसे देखकर सारे फौजियों ने वहां पर एम को टारगेट कर दिया। और तभी उस पेड़ से एक 8 फुट का भेड़िया मानव कूदा, जो कि इतना ज्यादा भयानक था देखने में कि पूछो ही मत। उन सारे फौजियों ने उस भेड़िया मानव पे इतनी गोलियां चलाई कि वो भेड़िया मानव जमीन पर गिर गया। वो घायल तो हो गया था, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो घायल तो हो गया था, लेकिन तभी अचानक से उसने वहां एक हाउल किया और कम से कम 5 भेड़िए वहां आ गए। और वो 5 भेड़िए आम नहीं थे, सब के सब भेड़िया मानव थे और सब ने फौजियों को घेर लिया। और फिर शुरू हुई वॉर। 5 भेड़िया मानव और बहादुर फौजियों के बीच। उन सब में काफी खतरनाक लड़ाई हुई। गोलियां इतनी चली कि पूछो ही मत। गोलियां चलने की आवाज से सारे जानवर जितने भी थे जंगल में सब इधर से उधर भागने लगे। गोली चलने की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। हर जगह सिर्फ तबाही मच रही थी। सारे फौजी कवर लेकर उन भेड़ियों पे गोलियां चला रहे थे, लेकिन वो भेड़िए काफी ज्यादा खतरनाक और भयानक थे। उन्होंने कई सारे फौजियों को घायल कर दिया। और जब फौजी कमजोर पड़ने लगे तो उन्होंने फैसला किया कि यहां से निकलना पड़ेगा। उनमें से एक फौजी ने एक ग्रेनेड को निकाला और उन वेयरवुल्फ्स के ऊपर फेंक दिया। और वो जो वेयरवुल्फ्स थे एक्सप्लोजन की वजह से थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और सारे फौजी वहां से थोड़ी देर के लिए भाग गए। जो फौजी घायल थे उनकी हालत खराब हुई जा रही थी। वो जो भेड़िए थे वो एक्सप्लोजन की वजह से कुछ देर के लिए शांत हो गए थे, लेकिन वो सोल्जर्स को छोड़ने नहीं वाले थे, क्योंकि गोली की वजह से एक भेड़िया मानव मारा गया था। और जो बाकी भेड़िए मानव थे जो कि घायल थे, लेकिन उनके अंदर बदले की आग जल रही थी और वो सारे सोल्जर्स को मारकर बदला लेना चाहते थे। सारे सोल्जर्स एक अंधेरी सी जगह पर छुपे हुए थे और अपने जो घायल सैनिक थे उनकी मदद कर रहे थे। और जो बाकी के जो सोल्जर थे वो खड़े थे, निगरानी कर रहे थे कि वो भेड़िए वापस ना आ जाए। सबके हाथों में बंदूक थी, लेकिन गोलियां काफ़ी ज़्यादा चली थी, जिसकी वजह से गोलियों की कमी आ गई थी। और ये सबसे ज़्यादा भयानक बात थी, क्योंकि अगर गोलियां ख़त्म हो गई तो फिर हाथों से लड़ना नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि वो भेड़िए मानव काफ़ी ज़्यादा ताकत को कैरी करते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन, और वो आसानी से सोल्जर्स को मार सकते हैं। मार्क काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया था कि आखिर क्या किया जाए। तभी अचानक से सारे सोल्जर्स को किसी के कर्राने की, दर्द से कर्राने की आवाज़ सुनाई थी। और जब सोल्जर्स ने वहाँ देखा तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो सारे हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि जिस जनरल को वो ढूंढने के लिए वहाँ गए थे वो जनरल घायल हालत में उस अंधेरे कोने में पड़ा हुआ था और दर्द से कर्रा रहा था। जब सारे सोल्जर्स ने उन्हें देखा तो सबके दिल में खुशी तो थी, लेकिन अपने कमांडर के लिए उससे ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि कमांडर की हालत कई ज़्यादा ख़राब थी। वो घायल थे, उनके बॉडी से खून बह रहा था। और जब सोल्जर्स ने उनकी ये हालत देखी तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने अपने कमांडर से कहा कि आपकी हालत किसने की? जिसके जवाब में उस कमांडर ने जवाब दिया, इस जंगल में आम जानवरों के अलावा भी कई सारे जानवर हैं। भेड़िए मानव घूम रहे हैं इस जंगल में। मैं एक ऑपरेशन के लिए आया था इधर, लेकिन उन आदमखोर भेड़ियों ने पूरी फोर्स को मार दिया और मैं अकेला यहाँ पर घायल पड़ा हुआ हूँ। मार्क के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मार्क ने जो कमांड सेंटर था वहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश की। मार्क ने कमांड सेंटर से कांटेक्ट करने की कोशिश की और वहाँ पर एक एरोप्लेन मंगवाया। एरोप्लेन आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, तकरीबन 4 से 5 घंटे लग ही जाते। तब तक सारे फौजियों को सरवाइव करना था।
कई फौजी घायल पड़े हुए थे, वो लड़ नहीं सकते थे, और जो लड़ सकते थे उनके पास गोलियों की कमी थी। खतरा कई ज़्यादा था और उससे भी खतरनाक वो भेड़िए थे। और वही हुआ जिसका डर था। चारों तरफ वापस से भेड़ियों का आतंक शुरू हो गया और वो भेड़िए मानव आ गए वापस से सोल्जर्स से बदला लेने के लिए। सारे भेड़िए मानव को देखकर सारे सोल्जर्स ने अपनी गन्स को उठा लिया और घायल सैनिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके चारों तरफ घेरा बना लिया। सारे सोल्जर्स एक एक करके हर भेड़िए मानव को गोली से भूनने लगे, लेकिन वो भेड़िए मानव भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। उन्होंने कई सारे और सोल्जर्स को घायल कर दिया, लेकिन खतरनाक वक्त तो तब शुरू हुआ जब जो घायल सैनिक थे वो भी धीरे धीरे करके भेड़िया बनने लगे। और जब सोल्जर्स को पता लगा कि वो भी अब भेड़िए मानव बन जाएंगे तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। और ये सब देखकर मार्क काफ़ी ज़्यादा घबरा के वो मना कर रहा था अपने फौजियों को अपने आप को गोली मारने के लिए, लेकिन वो सब नहीं मान रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो खुद को नहीं मारेंगे तो वो भेड़िया बनने के बाद अपने ही लोगों को मार देंगे। सब ने अपने आप को गोली मार ली, जो भेड़िए जो फौजी वहाँ घायल हुए थे, और लड़ाई चलती रही। कई फौजी मारे गए और आखिर में वही हुआ जो बाकी घायल फौजियों के साथ हुआ था। वो जो आखिरी का कमांडर था जिसे बचाने के लिए सारे फौजी आए थे, वो भी भेड़िया मानव बनने लगा और उस कमांडर ने भी खुद को गोली मार ली। गिनती के अब सिर्फ 3 फौजी बचे हुए थे, मार्क और उसके 2 साथी। वो लड़ रहे थे और आखिरी सांस तक लड़ने वाले थे। उन्हें अपने साथियों का बदला लेना था और उन तीनों ने काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई करी और फिर उनके पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन तीनों ने ग्रेनेड्स को निकाला और उन ग्रेनेड्स की पिन को खींचकर उन भेड़ियों के ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। 3 ग्रेनेड एक साथ फटे थे और उस एक्सप्लोजन में वो सोल्जर्स भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे और वो भेड़िए मानव सुन्न पड़ गए थे। उन घायल फौजियों ने जैसे तैसे करके उन भेड़ियों को सुन्न तो कर दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कब तक शांत रहेंगे। उतने में ही वहाँ पर प्लेन आ गया और प्लेन से कुछ फौजी उतरे। जिन्होंने नीचे की हालत देखी तो सबकी रूह कांप गई। वो जो पूरा इलाका था वो पूरा खून से सना हुआ था, हर जगह सिर्फ खून खून था। कहीं भेड़िए की लाश पड़ी हुई थी, कहीं पर फौजी की। ये सब काफ़ी भयानक मंजर था जिसे देखकर वो सारे फौजी समझ गए जो कि प्लेन से उतरे थे कि मामला बहुत ख़राब है। उन्होंने सारे जो घायल फौजी जो 3 बचे थे उन्हें रस्सी के ज़रिए प्लेन तक पहुंचाया और जो भेड़िए थे उन पे कई ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। जिसकी वजह से वो भेड़िए मारे गए। जब पूरी दुनिया में यह बात फैली कि कैसे फौजियों ने आदमखोर भेड़ियों को मारा तो वो सारे फौजी जितने भी ऑपरेशन में थे वो सारे हीरो बन गए और सबको सम्मानित किया गया। मार्क को भी प्रमोशन दे दिया गया और उसके 2 साथियों को भी। लेकिन वो जो लड़ाई थी, वो जो युद्ध था उन भेड़िए मानवों के साथ में, उस युद्ध ने मार्क और उसके 2 साथियों को युद्ध का असली मतलब सिखाया था कि अगर युद्ध हो जाए और दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर हो तो आपको हार नहीं माननी है। आपको अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई करनी है। या तो आपको मरना है या तो आपको मारना है। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत आज मार्क काफ़ी बड़ी पोस्ट पर है। लेकिन जब भी उससे पूछा जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम क्या किया है तो वो गर्व से कहता है, मैंने भेड़िए मानवों को मारा है और अपने मरे हुए फौजियों का बदला लिया है।